हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर गुरविंदर सिंह धीरज है। मैं शेल्बी हॉस्पिटल मोहाली में एक ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ और ईएनटी स्पेशलिस्ट होने के साथ साथ मैं एक एलर्जी स्पेशलिस्ट भी हूँ, जो नाक, कान, गले से संबंधित एलर्जीज़ के लिए उनका डायग्नोसिस, उनका ट्रीटमेंट करता हूँ। तो आज हम एलर्जीज़ के बारे में बात करेंगे। एलर्जीज़ स्पेसिफ़िकली खासकर वो एलर्जीज़ जो नाक, कान, गले को प्रभावित करती हैं। तो नाक, कान, गले से प्रभावित जो एलर्जी हैं सबसे ज़्यादा उसमें कॉमन है सिम्टम्स स्नीजिंग होना, छींके मारना, नाक बहना, नाक में खारिश होनी, नाक का बंद रहना, नाक से सांस लेने में दिक्कत होना। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, कॉमन लक्षण हैं जिनसे पेशेंट परेशान रहता है और हमारे पास प्रेजेंट करता है, जो कि जिनका के कारण एक किसी वस्तु से, किसी चीज़ से एलर्जी हो सकता है। तो एलर्जी की बात करें तो एलर्जी दो तरह की एलर्जी हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होती है जो साल भर चलती है, सारा साल बच्चे को या पेशेंट को एक एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है, उसको हम पेरिनियल कहते हैं, पेरिनियल एलर्जी। दूसरा होता है सीजनल एलर्जी, जिसमें किसी स्पेसिफिक सीजन में जाके पेशेंट को एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं, अदरवाइज़ बाकी टाइम पे वो नॉर्मल महसूस करते हैं, उसको हम सीजनल एलर्जी कहते हैं। और राइनाइटिस वर्ड हम यूज़ करते हैं जब नाक से रिलेटेड कोई इन्फ्लेमेशन हो, तो नाक से रिलेटेड एलर्जी को हम कहते हैं सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस, और ऐसे ढंग से अगर वो साल भर रहती है तो उसको पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। तो इस एलर्जी का रीज़न जो रहता है, अक्सर किसी वस्तु से सेंसिटिविटी रहती है, और ये वस्तु को हम टेक्निकल लैंग्वेज में एलर्जन कहते हैं। एलर्जन ये कोई पॉलन भी हो सकता है, जैसे फल फूल जब फूलों से जब फल बनते हैं तो पॉलेंस निकलते हैं, उन पॉलन से सेंसिटिविटी हो सकती है। किसी चीज़ के खाने से सेंसिटिविटी हो सकती है, किसी पाउडर, किसी स्प्रे से हो सकती है एलर्जी। और सबसे कॉमन जो देखा गया है, हाउस डस्ट माइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज़ फॉर पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस। डस्ट माइट हमारे बिस्तर में होती है, एक कीटाणु है जो कि हमारे बिस्तर में रहता है। तो ऐसा पाया गया है साइंटिफिक मेथड्स के द्वारा, हाउस डस्ट माइट सबसे कॉमन कॉज है। तो इसके साथ साथ एक और बात बताना चाहूँगा मैं कि नाक की हड्डी का टेढ़ा होना भी एलर्जी को एग्रीवेट करता है। हालांकि एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है, बट जिन लोगों की नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, उन केसेस में देखा गया है कि जो एलर्जी है वो ज़्यादा ज़ोर से अपने आप को व्यक्त करती है। तो कहीं ना कहीं टेढ़ी हड्डी का होना भी एलर्जी को एग्रीवेट करता है। तो उस केस में हम एलर्जिक ट्रीटमेंट के साथ साथ हम नाक की हड्डी की सर्जरी के बारे में भी रिकमेंड करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम एलर्जी को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिकॉज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एलर्जन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम किसी एलर्जन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो हम उसके लिए उसका हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो एलर्जी टेस्टिंग्स तकरीबन दो तरह की होती हैं। एक हम ब्लड का सैंपल लेके एलर्जी टेस्ट करते हैं, और दूसरा हम स्किन प्रिक टेस्ट कहते हैं, जिसमें कि हम स्किन के ऊपर प्रिक करके एलर्जन को प्रिक करते हैं एंड हम बॉडी का रिएक्शन उसको स्टडी करते हैं। इन दोनों टेस्ट में तो ब्लड टेस्ट है वो एक बहुत रैपिड है, उसमें एक सिर्फ सैंपल देना है, ईजी है, और उसकी रिपोर्ट 1-2 दिन में आ जाती है और एलर्जीज़ का पता लग जाता है। बट इसमें दिक्कत ये रहती है कि ये नॉन स्पेसिफिक रह जाता है। इसमें बहुत तरह के एलर्जन आइडेंटिफाई करके बता दिए जाते हैं, और उनका बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट होता है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं रहती है। वो कितना इफ़ेक्ट करते हैं, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, उनकी एलर्जी के बारे में कोई कमेंट नहीं दे पाते हम। जो स्किन प्रिक टेस्ट है, ये एक तरह से इंस्टेंट टेस्ट है, जैसे करते हैं विद इन 5 मिनट्स उस एलर्जन का रिस्पॉन्स पता लग जाता है। तकरीबन ये हम पीठ पे कर सकते हैं या हमारी फोर आर्म के ऊपर, हम जहाँ पर बाल नहीं होते हैं उस हिस्से में हम एलर्जन को एक बहुत बारीक सुई से, दर्द नहीं होती है उसमें, ना ही ब्लीडिंग होती है, उस बारीक सुई से हम उसको प्रिक करके एलर्जन का रिस्पॉन्स टेस्ट करते हैं, और बॉडी क्या रिएक्ट कर रही है, कितना रिस्पॉन्स दे रही है, उसको जो व्हील बनता है उसकी स्टडी करके उसका कितना डायमीटर है, हम ये जान पाते हैं कि ये कितना स्ट्रॉन्ग एलर्जन है और बॉडी में उस व्यक्ति में कितना किसका योगदान है एलर्जी के। तो हम ये इस ढंग से स्किन प्रिक टेस्ट से एलर्जेंस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और
एक और एडवांटेज जो स्किन प्रिक टेस्ट का है, स्किन प्रिक टेस्ट के ज़रिए जो हम एलर्जेंस को आइडेंटिफाई करते हैं उनके अगेंस्ट फिर हम वैक्सीनेशन की तरह एलर्जी शॉट्स होते हैं वो हम दे सकते हैं। तो उनसे धीरे धीरे डिसेंसिटाइजेशन हो जाती है, उस एलर्जन के अगेंस्ट हम डिसेंसिटाइजेशन करके पेशेंट को एलर्जी मुक्त कर सकते हैं। तो तकरीबन ये जो एलर्जी शॉट्स रहते हैं ये तकरीबन इनका कोर्स 2 से 2.5 साल 3 साल का रहता है, जो एक फिक्स्ड पैटर्न होता है उसके हिसाब से हम वो देते हैं। और ये एलर्जी शॉट्स 2 तरह से दिए जा सकते हैं। एक होता है सबलिंगुअल ड्रॉप्स, उसको हम स्लिट कहते हैं। एक होता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, जैसे हम इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं लोग डायबिटीज़ के लिए, वो इंजेक्शन होते हैं, उसको स्किट कहते हैं। भारत में स्किट ज़्यादा प्रेवलेंट है, सबलिंगुअल ड्रॉप्स वाला जो ट्रीटमेंट है वो इतना ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं है। कुछ परमिशंस और उसकी कुछ अभी दिक्कत है, बट आने वाले समय में स्लिट का स्कोप बहुत बढ़ने वाला है और हम कुछ पेशेंट को भी दे रहे हैं। जो छोटी उम्र के बच्चे हैं जो इंजेक्शंस नहीं ले सकते हैं उनमें स्लिट हम कुछ पेशेंट्स को दे रहे हैं और दोनों तरह के ये एलर्जी शॉट्स चलते हैं। तो इन एलर्जी शॉट्स के लेते हुए पेशेंट अपनी एलर्जी से मुक्ति पा सकता है। और देखा जाए तो एलर्जी का पूर्ण तौर से जो मुक्ति है वो इस वैक्सीनेशन के थ्रू और इन एलर्जी शॉट्स के थ्रू ही है। बाकी कोई भी ट्रीटमेंट जो करते हैं जिसमें हम एलर्जी की मेडिसिन देते हैं, कोई एलर्जी की गोली दे दी, सेट्रिन दे दी, स्टेरॉइड्स भी देते हैं, कई बार नेजल स्प्रेज भी देते हैं, ये सब चीज़ें जौन सी हैं ये टेम्परेरी है। जब तक उनका इफ़ेक्ट रहता है दवाई का तब तक वो सिम्टम्स से मुक्त रहता है पेशेंट, बट जब उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है तो पेशेंट को सिम्टम्स फिर से आ जाते हैं। बट जो एलर्जी शॉट्स के थ्रू हम जो डिसेंसिटाइजेशन करते हैं ये ज़्यादा देर तक रहती है और पेशेंट का जो एलर्जी से मुक्ति उसको बहुत लंबी देर तक मिलती है और कुछ केसेस में तो वो जीवन पर्यंत भी उनको फिर एलर्जी दोबारा प्रभावित नहीं करती है। तो इस प्रकार से जो नाक की एलर्जी है उसमें एलर्जी टेस्टिंग, उसके आइडेंटिफिकेशन और उसका एलर्जी शॉट्स का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है और ये करने से हम पेशेंट को एक अच्छा जीवन प्रदान कर सकते हैं जो कि एलर्जी मुक्त रहे। इसके लिए हम काफ़ी प्रतिबद्ध हैं। धन्यवाद।